हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे फॉर 11th क्लास, लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स क्या नया डिस्कशन होगा? सी, टिल 4th चैप्टर you have studied about various kinds of motion, right? Linear motion आपने स्टडी किया, सर्कुलर मोशन स्टडी किया, यानी you have studied about velocity of the body, you have studied about acceleration, but you have not discussed about the cause of motion. एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, सपोज एक टॉय कार है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मूविंग, इट इज इन मोशन। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सब डिस्कशन हमने लिया, पर हमने ये नहीं पढ़ा कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आती है। व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? इन द करंट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कॉज, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आती है तो क्यों आती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधी जा रही है तो वो अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज करती है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये रीजन हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इनफैक्ट मैकेनिक्स की जो दो ब्रांच की हम बात कर रहे थे, एक आता है काइनेमेटिक्स, विच यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, 4th चैप्टर तक आपने जो पढ़ा, दैट ब्रांच इज नोन एज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स यानी यू आर स्टडिंग द मोशन विदाउट स्टडिंग कॉज ऑफ इट, ठीक है, उसका कारण ही पढ़ते। लेकिन डायनामिक्स में यू ऑल्सो स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में आपको फोर्स के बारे में पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन, ठीक है, 3 लॉज है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये तीनों लॉज, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। And in while studying these things, you will also study about the momentum, you will study about inertia. Okay, so let us discuss the various causes of motion. Okay, what is the reason behind the motion, and let us also study about the Newton's law. सबसे पहले स्टूडेंट्स, let us discuss about force. आपका एक कॉमन एक्सपीरियंस रहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, से फुटबॉल है, इट इज एट रेस्ट, आपको उसे मोशन में लाना है, क्या करना होगा आपको? यू विल हैव टू किक इट, यानी आपको उसे पुश करना होगा। डोर ओपन करना है तो यू विल हैव टू आइदर पुश इट और यू विल हैव टू पुल इट। तो फोर्स क्या है? तो फोर्स एक तरह का पुश या पुल है, which actually changes the state of motion of an object. एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसे मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स लगाना होगा। अगर वो मोशन में है तो यू मे अप्लाई द फोर्स टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। यहां तक कि डायरेक्शन चेंज करना है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, सपोज करो यही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, आप उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, आपको क्या करना होगा? आपको उसको अदर डायरेक्शन में पुश करना होगा। So what is force? It can be defined as an agency which changes or try to change. Sometimes ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज को पुश करते हो लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ता या अपना मोशन चेंज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कोई हैवी स्टोन है, आप पुश करते हो, वो मूव नहीं करता है, ठीक है, लेकिन स्टिल यू हैव अप्लाइड द फोर्स, यू हैव ट्राइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. So it is an external agency that either change or it tries to change the state of rest, uniform motion or direction of motion of the body. तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, सॉरी, यानी कि अगर वो रेस्ट पे है तो उसे मोशन में लाने की कोशिश करेगा, अगर वो मोशन में है तो वी कैन ब्रिंग इट टू रेस्ट और वी कैन चेंज इट्स स्पीड or we can change the direction of object. In simple words, we can say that force is a push or a pull. आप किसी चीज को पुश करते हो या पुल करते हो, तो that is known as force. Let us see what changes can the force bring. What are the effects of force?
क्या चेंजेस ला सकता है? नंबर वन, इट कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड चेंज करना यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज। से एक बॉल ग्राउंड पे मूव कर रहा है किसी स्पीड से, आप उसे किक करते हो, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड विल इंक्रीज। उसकी जगह अगर वही बॉल सामने से आ रहा है, आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में किक करते हो तो द स्पीड में डिक्रीज। व्हीकल्स के मोशन में भी यही आप करते हो। से व्हाइल यू आर साइकिलिंग, अगर आप पेडल से फोर्स लगाते हो तो साइकिल की स्पीड बढ़ सकती है। उसी साइकिल में अगर आप ब्रेक लगाते हो तो साइकिल की स्पीड आप डिक्रीज कर सकते हो बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो force can decrease the or increase the speed of the object. Second application is it can change direction of motion of an object. यानी ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा रही है, आप फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ये भी आपने क्रिकेट खेलते समय देखा होगा, या वाइल प्लेइंग अ फुटबॉल, अगर बॉल को एक डायरेक्शन से आ रही है, आप उसे फोर्स लगाते हो तो वो डायरेक्शन चेंज कर देता है। सो दैट इज अवर डेली एक्सपीरियंस। थर्ड पॉइंट, it can change state of motion of an object. अच्छा, जब हम state of motion की बात करते हैं फिजिक्स में, तो याद रखना there are two states of motion. The first is rest and second is uniform motion. रेस्ट पे होना यानी ऑब्जेक्ट अगर रुकी हुई है, आप उसे फोर्स लगा के मोशन में ला सकते हो। एंड उसका नेक्स्ट पार्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप फोर्स लगा के उसे रोक भी सकते हो। सो ये दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट की यानी कि ऑब्जेक्ट रुकी हुई होती है, एंड स्टेट ऑफ मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन की, सो ऑब्जेक्ट इज इन कंटिन्यूअस मोशन। तो ये दोनों में ही आप बदलाव ला सकते हो। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाया जा सकता है, या मोशन में है तो उसे रेस्ट पे लाया जा सकता है बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज it can change the shape of an object. एक रबर बॉल या फिर एक बलून के बारे में सोचो, अगर आप उसे दो बाजू से फोर्स लगा रहे हो, सी यू कीप अ बॉल बिटवीन योर हैंड एंड यू प्रेस इट, तो क्या होगा? बॉल अपनी शेप चेंज करेगी कि नहीं? तो फोर्स के एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो सकता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स विच वी सी अराउंड अस। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सब इफेक्ट्स लाने हैं, फोर्स लगाना है किसी बॉडी पे, तो क्या आपको उसे कांटेक्ट में लाना होगा? आपको उसे टच करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल कि किसी चीज को टच किए बिना उसके ऊपर फोर्स लग सकता है? सी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग दो तरह के फोर्स को क्लासिफाई करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में आप एग्जांपल्स में कौन से ले सकते हो? आपके मस्कुलर फोर्सेस, ठीक है, जैसे आपको किसी, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, आपको हाथ से फोर्स लगाना है, तो आपके मसल से जो फोर्स लगेगा उसमें आपको ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा, सो दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन से आ सकता है? तो थिंक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आपको इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के कांटेक्ट में लाने की जरूरत होगी टू एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स? नो, ये एयर में होगा, फिर भी अर्थ का ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली थिंक अबाउट द मैग्नेटिक नीडल्स। एक मैग्नेट को अगर आयरन पीस के पास लेके आते हो, तो बिना कांटेक्ट के भी आयरन पीसेस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इन सब की एक फील्ड होती है, इन सब के अराउंड में एक रीजन होता है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे मैग्नेट है तो वो आयन को अट्रैक्ट करता है, तो आयन अगर उस रीजन में आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। सो दैट्स व्हाई ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को फील्ड फोर्स भी कहते हैं।
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक और एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, मान लो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नजदीक है, तो उन दोनों के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस है बाजू में, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे दोनों कांटेक्ट में लाने की, दोनों चार्ज को कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, फिर भी उनके ऊपर एक फोर्स लगता रहेगा। सो दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट और अ फील्ड फोर्स। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल्स फैलासी। फैलासी का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ। चलो इसको समझने से पहले आंसर दिस क्वेश्चन। एक फुटबॉल है ग्राउंड पे, एंड यू वांट टू मूव इट कंटिन्यूअसली ऑन द फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ही वेलोसिटी से, एक ही स्पीड से सीधी लाइन में आपको उसको मोशन में कंटिन्यू रखना है। क्या होगा, क्या करना होगा आपको? मान लो एक बार आपने किक किया इस बॉल को, ये मोशन में आया। अगर आप कोई और फोर्स नहीं लगाते हो, थोड़ी देर के बाद ये बॉल अपने आप यहाँ पे कहीं पे आके रुक जाएगा, करेक्ट? साइकिल को अगर आप रोड पे मूव करवाते हो, ठीक है, इफ यू आर हैविंग अ बाइसाइकिल, उसे आप पेडल करते हो एक बार और वो मोशन में आती है, अगर आप पेडलिंग बंद करते हो तो धीरे धीरे ये साइकिल क्या होगा? इट विल कम टू स्टॉप। तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हो कि if you want to move an object continuously, तो आपको एक कांस्टेंट फोर्स लगाना होगा। So an external force is necessary to keep a body moving with uniform velocity. किसी ऑब्जेक्ट को अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते रहना है तो फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, वरना वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगी, करेक्ट? यही बात एरिस्टोटल ने सोची और उसने अपना लॉ दिया। ठीक है, देयर वर मेनी लॉज गिवन बाय हिम। वन ऑफ देम दैट इज, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में रखना है तो एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, वरना ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट। तो नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, दैट इज व्हाट एरिस्टोटल बिलीव। अब थोड़ा सा आगे सोचते हैं। इस बॉल को स्पेस में लेके जाते हैं। स्पेस में हमारा अर्थ, ये भी एक ह्यूज स्फीयर की तरह है। सन के राउंड में इट इज मूविंग ऑन इट्स ओन। क्या वहां पे कोई सन को, अर्थ को कोई फोर्स लगा रहा है? नहीं। अर्थ फॉर इयर्स इट इज मूविंग ऑन इट्स ओन अराउंड द सन। अगर ये बॉल भी एक बार स्पेस में मोशन में आ जाएगा, उसके बाद उसे रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, वरना इट विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स ओन स्टेट ऑफ मोशन। साइकिल को स्पेस में लेके जाओ और एक बार उसको पेडलिंग या एक बार उसको फोर्स लगा दो, मोशन में ला दो, इट विल कंटिन्यू टू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, सीधी लाइन में जाती रहेगी जब तक आप उसे फोर्स नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे एरिस्टोटल का लॉ फॉल्स प्रूव हो रहा है। एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि अगर मोशन में कंटिन्यूअस रखना है तो फोर्स लगाते रहना होगा, जबकि हम देख रहे हैं स्पेस में कोई भी चीज आप फोर्स नहीं लगाते हो तो भी वो कांस्टेंट मोशन में, इनफैक्ट रोकने के लिए या उसका डायरेक्शन चेंज करना हो, स्पीड चेंज करना हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा, वरना ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को कंटिन्यू रखती है। फिर अर्थ पे क्या हुआ था? देखो एरिस्टोटल ने एक इंपॉर्टेंट फोर्स यहाँ पे नहीं देखा था, दैट वाज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट, है ना, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में आती है। ऑल्सो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वी सी द ओपोजिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। तो बॉल को रोकने के लिए एक ओपोजिंग फोर्स लग रहा था ग्राउंड का, फ्रिक्शन फोर्स। साइकिल में भी वही होता है, व्हेन द साइकिल इज कंटिन्यूअसली मूविंग उसके ऊपर भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है व्हिच स्टॉप्स इट। अगर आप एक कांस्टेंट पेडलिंग से एक कांस्टेंट फोर्स लाते हो जो फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा, तो आपका फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसल कर देंगे।
तो साइकिल पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, साइकिल विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए आपको फोर्स नहीं देना पड़ता। इनफैक्ट द फोर्स, इफ द फोर्स इज 0, तो ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। तो ये जो एरिस्टोटल का फॉल्स बिलीफ था, फेलासी मतलब फॉल्स बिलीफ, ठीक है, तो एरिस्टोटल का जो फॉल्स बिलीफ था, लेटर ऑन इट वाज वेरीफाइड बाय गैलीलियो कि हमें ये इस तरह से ये एरिस्टोटल का जो बिलीफ है दैट इज फॉल्स, इसका जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट गैलीलियो ने दिया था, which we now frame as law of inertia. So let us see what is law of inertia and what are the correct laws related to motion. आप इमेजिन करो कि पूरे वर्ल्ड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, यू आर मूविंग ऑन अ रोड, आप साइकिलिंग कर रहे हो या बॉल को किक किया, बॉल इज इन मोशन। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इफ द वर्ल्ड इज विदाउट फ्रिक्शन, तो ऑब्जेक्ट will continue its motion with constant velocity without any external force, right? Now Galileo ने भी यही सोचा and he did some experiment based on this. Let us see them. In his first experiment he showed कि देखो, अगर inclined plane से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रोल करवाते, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, राइट ना, तो ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट। ऑब्जेक्ट मूविंग अप इन एन इंक्लाइन प्लेन, ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने नीचे से कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, एंड देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, सो इट विल रिटार्ड। तो देखो यहाँ पे गैलीलियो ने कहा कि अगर नीचे इंक्लाइन प्लेन से नीचे आते समय ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, ऊपर जाते समय रिटार्ड करता है, तो हॉरिजॉन्टल अगर सरफेस पे मूव करेगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, सपोज करो कि ये हॉरिजॉन्टल एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव कर रहा है, तो क्या होगा? If the object moves in a frictionless horizontal surface, it should neither accelerate, it should nor retard, मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इट शुड मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, यानी ना तो उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए ना स्पीड कम होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। तो इससे ये समझ आता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, ठीक है, थियोरेटिकली दैट इज व्हाट गैलीलियो थॉट। लेट अस सी द अनदर एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्टिविटी एक बॉल को फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन से रिलीज किया है। सपोज करो कि ये दो इंक्लाइन प्लेन जो है उनका इंक्लिनेशन सेम है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, अगर इधर 30 डिग्री रखा है तो इधर भी 30 डिग्री, दोनों प्लैंक जो रखे वो सेम एंगल पे इंक्लाइन रखे। अगर बॉल को यहाँ पॉइंट ए से रिलीज किया तो इट विल कम डाउन बाय एक्सेलरेटिंग एंड विल रीच हियर ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, वहां से फिर ये मूव करते वापस सेकेंड इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ मूव करेगा, एंड यू विल नोटिस दैट कि इफ देयर इज नो फ्रिक्शन तो दिस बॉल विल रीच द सेम हाइट एज द प्रीवियस वन। देखो प्रैक्टिकल सेंस में ये सेम हाइट पे नहीं पहुंचता है। सपोज करो यहाँ पे ये हाइट h1 है, तो आपका ये जो सेकंड मतलब ये जो बॉल है सेकंड इंक्लाइन प्लेन पे राइज करेगा, तो h2 नॉर्मल केस में सेम नहीं होता है, कम होता है, बिकॉज थोड़ी बहुत एनर्जी बॉल की फ्रिक्शन में यूटिलाइज हो चुकी होगी, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। बट सपोज इट इज द सरफेस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, एकदम आइडियल सरफेस इमेजिन करो, तो बॉल यहां से जितनी हाइट से नीचे आया था सेकेंड प्लेन में उतनी ही हाइट तक पहुंचता है,
So you will get कि h1 is equal to h2. Moreover, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो जो इंक्लाइन प्लेन का ये डिस्टेंस अगर मान लो d1 है जो बॉल ने कवर किया है, तो उतना ही डिस्टेंस सेकंड प्लेन पे भी कवर करेगा, यानी d1 विल बी इक्वल टू d2. याद रखना ये बहुत आइडियल सिचुएशन है. प्रैक्टिकल केस में फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, तो इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन the height on both the sides will be same, ball will reach to the same height and of course will cover same distance अगर incline same है तो. अब एक काम करते हैं, सेकंड ये जो inclined है प्लेन उसको उसका एंगल थोड़ा सा कम कर देते हैं. जब आप यहाँ पे सेकंड केस में बॉल को रिलीज करते हो फ्रॉम हाइट h से h1 यहाँ से ग्राउंड से, ठीक है, एंड दिस एंगल इज से θ1. कंपैरेटिवली हमने सेकेंड जो इंक्लाइन है उसको कम एंगल पे रखा है इस बार. तो व्हाट हैपेंस इज कि बॉल विल गेट रिलीज फ्रॉम हियर, इट विल कम डाउन, एक्सेलरेट एंड देन इट विल राइज बैक अगेन ऑन द अदर इंक्लाइन प्लेन. पर दूसरी इंक्लाइन प्लेन पे यू विल सी दैट कि इट विल रीच सेम हाइट एज बिफोर. ठीक है, हाइट इसकी सेम रहेगी, h1 एंड h2 विल बी सेम. ऑफ कोर्स डिस्टेंस कवर्ड will be different. पहले केस में ये डिस्टेंस, ये जो इंक्लिनेशन है यहाँ पे d1 है, this is d2. You can notice that d2 is more than d1, right? तो बॉल को जब इस हाइट से ड्रॉप किया, यहाँ पे रिलीज किया, तो बॉल ने फर्स्ट इंक्लिनेशन से डाउन यहाँ पे एक्सेलरेट किया एंड देन इट स्टार्टेड राइजिंग ऑन द सेकेंड इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, और कितनी हाइट तक ऊपर गया? सेम हाइट एज द प्रीवियस वन if the surface is frictionless. तो इससे एक बात कंक्लूड होती है कि बॉल को जिस हाइट से रिलीज करोगे सेकेंड प्लेन पे उसी हाइट तक पहुंचेगा, तब तक बॉल नहीं रुकेगा, तब तक ऊपर जाएगा, राइट? नाउ सपोज करो आप इस थर्ड इंक्लाइंड प्लेन में यहां से बॉल को रिलीज करते हो एंड बॉल मूव्स डाउन. ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट प्लेन हमने फ्लैट रख दिया, वी हैव नॉट केप्ट इट एट एनी एंगल. सो रिजल्ट क्या होगा? बॉल कभी भी ये सेम हाइट तक नहीं पहुंचेगा एंड हेंस इट विल नेवर स्टॉप. थियोरेटिकली ये तो हमेशा मूव करता रहेगा. अगर ये पूरा फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो ऐसा ही होता, द बॉल विल कंटिन्यूअसली मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर इस बॉल को रोकना है आपको तो यू विल हैव टू अप्लाई फोर्स. अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करो, तो ये बॉल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, राइट, अंटिल इट रीचेस द सेम हाइट एज इट वाज रिलीज्ड. सो द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्टिविटीज, गैलीलियो ने यह बताया कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट. दोनों में ही फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर ऑब्जेक्ट एक जगह पे रुका हुआ है तो भी आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही रहेगा अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो. ठीक वैसे ही स्टेट ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है तो उसमें भी उसको कोई फोर्स लगाने का जरूरत नहीं है. इट विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. दैट वाज द कंक्लूजन गिवन बाय गैलीलियो. अगर हम स्टेटमेंट में लिखे तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई नेट फोर्स नहीं है तो अ बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट. रुकी हुई बॉडी रुकी रहेगी एंड अ बॉडी which is in motion will continue to be in motion with constant velocity. ठीक है, अगर मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा. This is the statement and this statement is known as law of inertia. In fact, यही गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है न्यूटन ने अपनी बुक में द प्रिंसिपिया, जो उन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, जिसमें से हमने 3 लॉज ऑफ मोशन डिराइव किए, तो उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही है. तो अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट पूछेंगे
तो वो यही स्टेटमेंट आता है। एक्चुअली लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने फाइंड किया था, मतलब उसके बारे में उन्होंने पहले लिखा हुआ था। न्यूटन ने अपनी जो बुक मैकेनिक्स की लिखी उसमें उन्होंने फर्स्ट लॉ गैलीलियो का ही लॉ लिया है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया एक ग्रीक वर्ड है, उससे आया हुआ है। इनर्ट इसका मतलब होता है विच डू नॉट चेंज, ठीक है, जो कोई चेंज नहीं बताता। इनर्शिया यानी विच रेजिस्ट टू चेंज, जो बदलाव को ओपोज करेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो मोशन में ही रहेगा, बदलाव नहीं करेगा। इसको बोलते हैं इनर्शिया। किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? से आप दो पत्थर की बात करो, एक छोटा सा पत्थर है और एक बहुत ही हैवी पत्थर है, ह्यूज। इस पत्थर को आप फोर्स लगा के मोशन में लाने की कोशिश करो, आप अकेले थोड़ा फोर्स लगा के मोशन में ला पाओगे। सेकेंड स्टोन को आप अकेले फोर्स लगा के मोशन में लाने की कोशिश करो, आप नहीं ला पाओगे क्योंकि वो बहुत भारी है, ह्यूज है। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका इनर्शिया कम है, इसलिए मोशन में आ गया, अपना स्टेट चेंज कर सकता है। जबकि इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, आपके अकेले फोर्स से तो मोशन में नहीं आया, शायद 2-3% साथ में मिलके फोर्स लगाए तो ये मोशन में आएगा, है ना, अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो यहाँ पे देखा गया है कि जो मास जितना कम होता है इनर्शिया उतना कम है, जितना मास ज्यादा है उतना इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो इनर्शिया इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना मास ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। आप ये मैंने रेस्ट का एग्जांपल देके समझाया, आप मोशन में भी ये सेम थिंग समझ सकते हो। मान लो आप एक से किसी हिल पे हो, माउंटेन पे हो, ऊपर से एक छोटा सा पत्थर नीचे आपकी तरफ आ रहा है, वो रोकना आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। मान लो ऊपर से आ रहा है, आप उसे रोक सकते हो। लेकिन अगर ऊपर से एक ह्यूज कोई स्टोन आपकी तरफ आ रहा हो, क्या उसे रोक पाएंगे? नहीं। उस वो मोशन में है, उसको उसकी मोशन को हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। तो इनर्शिया ज्यादा है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना मुश्किल होगा। यू विल रिक्वायर वेरी लार्ज फोर्स टू स्टॉप इट, ठीक है। तो इनर्शिया मास के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेट अस सी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एज वेल। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही है, ठीक है। स्टेटमेंट, even this statement is given in your textbook, every body continues to be in its state of rest or motion in a straight line unless compelled by some external force to act। एक बॉडी पे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है या कांस्टेंट मोशन में रहता है। सो सेम एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो वी कैन से कि अगर फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, या मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो और नॉट। तो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। तो अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, यानी उसकी मोशन में कोई चेंज लाना है, तो फोर्स कंपलसरी अप्लाई करना होगा। नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए। याद रखना, यहाँ पे जब हम फोर्स की बात करते हैं तो ये नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो से फ्रॉम दिस कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इट डिफाइंस फोर्स, ठीक है ना। ये पता करता है व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी है which brings change in the state of motion of an object।
किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में अगर चेंज लाना हो तो आपको जो एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करनी पड़ती है दैट इज फोर्स। कभी कभी स्टूडेंट्स हम लोग सभी तरह के फोर्सेस के बारे में पता नहीं कर सकते कि एक ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लग रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स, पर हाँ उसकी मोशन को हम लोग डेफिनेटली देख के जज कर सकते हैं वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या इट इज एक्सेलरेटिंग। तो उसकी बेसिस पर हम लोग फोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आप जानते हो अर्थ के हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज लगता है। चलो एक बुक को एक टेबल पे रखा है तो ग्रेविटेशन फोर्स विच इज इक्वल टू mg विल बी एक्टिंग ऑन द बुक, लेकिन बुक तो रेस्ट पे है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बुक रेस्ट पे तब होगी जब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, मतलब देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल फोर्स विच इज बैलेंसिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, द नॉर्मल फोर्स। सो नॉर्मल फोर्स balances the gravitational force and that is why the object is at rest। तो ये नॉर्मल फोर्स के बारे में आप डायरेक्टली पता नहीं कर सकते थे, ठीक है, वैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो वो चार्ज की वजह से होता है, बट उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। ये सरफेस के ऊपर के जो चार्ज होते हैं ना दे रिपल ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ दैट द नॉर्मल फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एनीवेज, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, दैट वी कैन नो बाय द लॉ ऑफ इनर्शिया, सो द नेट फोर्स इज जीरो। ठीक उसी तरह अगर कार एक रोड पे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो हम ये कहेंगे कि कार के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। याद रखना यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच में बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है तो कार जो होता है रोड और व्हील के बीच में ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, दैट इज गेटिंग बैलेंस्ड बाय द इंजन पुल या पुलिंग फोर्स ऑफ द कार एंड दैट इज द रीजन कि कार कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। अगर कार एक्सेलरेट करेगी तो कैसे करेगी एक्सेलरेट, मान लो स्पीड बढ़ा रहा है तो कैसे बढ़ा रहा है, इसका मतलब कि नेट फोर्स जो कार पे एक्ट कर रहा है वो बैलेंस नहीं कर रहा है। कार के टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसमें कुछ चेंज आएगा, दैट विल बी मोर एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स कार को आगे की तरफ एक थ्रस्ट लगता है एंड द कार इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन इनपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि व्हेनेवर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मोशन में है, ठीक है, कांस्टेंट मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमेशा याद रखना नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स इसी के बेस पर एक सम देखते हैं फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। सी दिस सम, given a magnitude and direction of a net force acting on the following things, ठीक है, सिचुएशंस आपको दी हुई है। देखो फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है, a drop of rain falling down with a constant speed। अगर एक रेन ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड से डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, देखो उसके ऊपर mg ये फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक लिखा है कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए एज पर द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस या थ्रस्ट लगता होगा ऊपर की तरफ। सो बिकॉज ऑफ दिस upward viscous force mg is getting balanced and so the net force acting on the drop of water is zero, ठीक है। let us see the second part, cork of mass 10 gram floating on water। see inside the water अगर एक cork float कर रहा है, वाटर की वजह से एक अपवर्ड बॉयंट फोर्स लगता होगा और डाउनवर्ड फोर्स तो किसका होगा, उसका वेट की वजह से होगा।
नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, मतलब वो दोनों फोर्स, वेट और बॉइंट फोर्स दोनों बैलेंस करते होंगे एंड नेट फोर्स विल बी जीरो. So we can say the net force again acting on this is zero. ठीक है. Kite skillfully held stationary in the sky. अगर आपने स्काई में एक काइट को स्टेशनरी हेल्ड किया हुआ, इसका मतलब यह है कि देखो वो भी रेस्ट पे है, और रेस्ट पे है मतलब बाय लॉ ऑफ इनर्शिया उसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या लगता होगा, जीरो. यहाँ पे विंड का जो फोर्स होगा, it would have been balanced by the tension force produced in the string. जो डोरी आपने बांधी है उसका फोर्स और विंड का फोर्स बैलेंस करता होगा, एंड सो नेट फोर्स बिकम्स जीरो. कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगेन यहाँ पे भी कांस्टेंट वेलोसिटी आ रहा है. इसका मतलब ये है कि कार का जो इंजन का फोर्स होगा, it is getting balanced by friction force on the road. ठीक है, रोड पे, रोड और टायर के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है, that is balancing the engine force of the car. Hence the net force will be zero in this case as well. Last one, high speed electron in a space far from all the material object and free of electric and magnetic field. एक इलेक्ट्रॉन अगर बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है आगे की तरफ, और उसके ऊपर कोई भी दूसरे फोर्स नहीं लग रहे, तो ऑब्वियस बात है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा एंड नेट फोर्स विल बी जीरो इन दैट केस एज वेल. तो यहाँ पे ये सब केसेस में आपने क्या एग्जांपल देखा कि नेट फोर्स सब में जीरो हो रहा है. दैट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है ना, कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो क्लियरली नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. ये सब में ऐसे ही एग्जांपल्स है जिसमें या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. सी वन मोर illustration, ठीक है, from your text. An astronaut accidentally gets separated out of a small spaceship accelerating in the interstellar space at constant rate of 100 meters per second square. So here the astronaut who was in the spaceship, ठीक है, एक spaceship में था और the spaceship is accelerating, मतलब उसकी speed continuous बढ़ रही है. The astronaut got separated out from this spaceship, ठीक है, अलग हो गया उससे. Now what is the acceleration of astronaut instead after he is outside the spaceship? यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि assume that कि कोई नियर बाय स्टार्स नहीं है and so there is no gravitational force acting on him. अगर स्पेसशिप से एक बार अलग हो गया तो इसका मतलब देखो आजू बाजू में स्टार्स या ऐसा कुछ है नहीं जो इसके ऊपर फोर्स लगाए. स्पेसशिप का भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफी नेग्लिजिबल है, कैन बी नेग्लेक्टेड. तो अगर सारे फोर्सेस जीरो है, इफ द नेट फोर्स इज जीरो, देन वी हैव स्टडीड दैट एज पर द लॉ ऑफ इनर्शिया एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट विल आल्सो बी जीरो. तो एस्ट्रोनॉट की स्पीड में अब कोई चेंज नहीं आएगा. एक बार वो अलग हो गया उसके बाद एस्ट्रोनॉट उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करेगा जिस वेलोसिटी से वो स्पेसशिप में पहले था. ठीक है, जिस टाइम पे वो डिटैच हुआ, मान लो स्पेसशिप है उसकी इस वक्त स्पीड जो है वो 5000 है, एस्ट्रोनॉट यहाँ पे अलग हो गया तो एस्ट्रोनॉट की अब कांस्टेंट वेलोसिटी 5000 मीटर पर सेकंड रहेगी. हाँ, स्पेसशिप की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, हर हर सेकंड पे वो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, तो मतलब ये हर सेकंड 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ाता है. पर एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी एक बार वो स्पेसशिप पे अलग हो गया फिर कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर एक्सेलरेशन का पूछा था तो आंसर आएगा जीरो. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द टाइप ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बेसिकली तीन तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of direction. So let us see them one by one. The very first, inertia of rest में
tendency of body to remain at rest, that is known as inertia of rest. किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन को रेजिस्ट करेगा, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ इनर्शिया शोन इज अ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. लेट अस सी इट बाय सम एग्जांपल्स. आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बस में, स्टेशनरी बस में आप इफ यू आर स्टैंडिंग देयर, ठीक है, और अचानक से अगर बस चालू होती है तो यू फॉल बैकवर्ड. व्हाई इज इट सो? ऑल द पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड. इसका रीजन क्या है? देखो, बस में जो पैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, देयर फीट आर इन कांटेक्ट विद द बेस ऑफ द बस. जब हम लोग रेस्ट पे होते हैं, हमारी पूरी बॉडी रेस्ट पे होती है. अब अचानक से बस अगर आगे मूव करती है तो हमारे फीट जो कि बस के बेस के कांटेक्ट में थे, दे आल्सो कम इन मोशन विद द बस. पर रेस्ट ऑफ योर बॉडी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, आपका जो अपर पोर्शन है, टोर्सो है, वो रेस्ट पे रहता है. सो आपका अपर टोर्सो उसी जगह पे रहेगा, लेकिन आपके फीट एक्चुअली बस के साथ आगे मूव करेंगे. क्या होगा? यू विल फॉल बैकवर्ड. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का. अदर एग्जांपल्स, जैसे कि एक कारपेट हैंगिंग है और वहां से डस्ट रिमूव करना है. यू कैन, इफ यू बीट इट विथ अ स्टिक, कारपेट को अगर आप स्टिक से हिट करते हो या उसको अचानक से मूव करते हो, तो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो अलग हो जाते हैं कारपेट से. रीजन, डस्ट पार्टिकल्स विथ कारपेट आर एज रेस्ट. आपने अगर कारपेट को मूव किया तो डस्ट पार्टिकल अगेन रेस्ट पे रहेंगे, ठीक है. सडन मोशन में की वजह से कारपेट मूव करेगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल अपनी जगह पे रहेंगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया. सो दे विल गेट सेपरेटेड. देन इवन व्हेन यू शेक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, ये अचानक से अगर ट्री को या उसकी एक ब्रांच को शेक किया आपने, तो जो ड्राई लीव्स होंगे, ठीक है, दे विल बी अटैच्ड टू द ब्रांच. तो सडन मोशन की वजह से, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ड्राई लीव वैसे भी वीकली अटैच होते हैं ब्रांच से, तो वो अलग हो जाएंगे एंड इट विल फॉल डाउन. ये एक्टिविटी आपको पता होगी कि अगर एक टम्बलर में या एक ग्लास में, ठीक है, आप ऊपर की तरफ एक कार्डबोर्ड रख दो इस तरह से. यू प्लेस अ कार्डबोर्ड एंड ओवर दिस आप एक कोई हैवी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 5 रुपी कॉइन या ऐसा कोई कॉइन इसके ऊपर रखो. कार्डबोर्ड को अचानक से मूव कर दो, ठीक है, देयर शुड बी अ सडन चेंज. कार्डबोर्ड को अचानक से मूव करोगे तो कॉइन विल नॉट गेट टाइम टू कम इन मोशन विद द कार्ड. बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कॉइन वहीं पे रहेगा. तो कार्डबोर्ड में से कार्डबोर्ड मूव हो चुका है, तो कॉइन विल फॉल डाउन इनटू द ग्लास. पर यही काम अगर आप स्लोली करो, मान लो आप ऊपर से कार्डबोर्ड को एकदम स्लोली मूव करते हो, ठीक है, तो कॉइन को टाइम मिलेगा टू चेंज इट्स स्टेट एंड सो इट विल मूव अलोंग विद कार्डबोर्ड. ठीक है, यही काम आपने और भी एग्जांपल में देखा होगा. जैसे कैरम खेलते समय कई एक्सपर्ट्स होते हैं कैरम में, कि जो क्या करते हैं, मतलब अगर पूरा कॉइन का पाइल होता है, तो वो स्ट्राइकर से जब स्ट्राइक करते हैं तो सिर्फ नीचे का कॉइन ही मूव करता है एंड इट फॉल्स इनटू द पिट. तो यहाँ पे अगेन लॉ ऑफ इनर्शिया ही अप्लाई होता है. बाकी सब कॉइन्स इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पे रेस्ट पे है. सिर्फ वही कॉइन जिसको स्ट्राइकर ने हिट किया था, दैट केम इन मोशन. सो अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया. चलो एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं इसी के बेस पर. सपोज आपको एक ब्लॉक ऐसा दिया हुआ है विच इज ऑफ 2 kg, ठीक है, कुछ मासिव ब्लॉक है. आपने स्ट्रिंग से, लाइट स्ट्रिंग से इसको बांधा है विद द रूफ, ठीक है, एंड देयर इज अनदर स्ट्रिंग बी डाउनवर्ड. आप बी को डाउनवर्ड पुल कर रहे हो. अब देखो, दो तरह से पुल हो सकता है. एक हो सकता है ग्रेजुअल पुलिंग, यानी आप एक कंटिन्यूअस फोर्स लगाते हो, ठीक है, और धीरे 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 इसको पुल कर रहे हो एंड इट विल ब्रेक. सेकेंड होता है सडन फोर्स. सडन मतलब अचानक से एक जर्क से आपने इसको नीचे खींच दिया. दोनों केस में एक डिफरेंस होगा.
when you will apply a continuous force, धीरे 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 इसको पुल करोगे, then it will break at A, it will break at A, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ से स्ट्रिंग टूटेगी। लेकिन अगर आपने सडन फोर्स अप्लाई किया, अचानक से एकदम जर्क कर दिया इसको, तो द रोप या जो स्ट्रिंग है इट विल ब्रेक एट बी, ये नीचे के पोर्शन यहां से टूटेगी। ऐसा क्यों हुआ, ये डिफरेंस क्यों आया? इसका भी रीजन ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब आप धीरे 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 फोर्स लगाते हो, ठीक है, और इंक्रीज करते जाते हो, तो जो फोर्स आप लगा रहे हो उसका इफेक्ट ऊपर भी ट्रांसफर होता जाएगा। यू आर गिविंग टाइम टू गेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स टू बी ट्रांसफर्ड इन द अपवर्ड सेक्शन आल्सो। सो रिजल्ट, टेंशन ऊपर की स्ट्रिंग में भी बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे इसी पुल की वजह से फिर बाद में अल्टीमेटली तो ऊपर का ही स्ट्रिंग टूटेगा, ठीक है, क्योंकि आपका फोर्स बहुत स्लो था, ग्रेजुअल था, तो उसका इफेक्ट पूरा ऊपर की तरफ भी ट्रांसफर होता है। सडन फोर्स लगाने में क्या होता है, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, मास भी रेस्ट पे होगा। आपने अचानक से फोर्स लगाया तो जो ब्लॉक है ड्यू टू इनर्शिया अपनी पोजीशन होल्ड करके रखता है, मेंटेन करता है, ठीक है, इट रिमेन्स एट रेस्ट। तो नीचे का स्ट्रिंग पे जर्क लगा था तो वही टूट जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर के स्ट्रिंग पे तो फोर्स ट्रांसफर ही नहीं हुआ, बिकॉज द ब्लॉक वाज एट रेस्ट एंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये फोर्स ऊपर ट्रांसफर हुआ नहीं। आपने सडन जर्क लगाया तो नीचे का स्ट्रिंग टूटेगा, ठीक है। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इनर्शिया ऑफ मोशन, second part, inability of a body to change by itself its state of uniform motion। कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो बिना फोर्स लगाए वो अपनी मोशन को चेंज नहीं करेगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, अपने आप रेस्ट पे नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है हमारी डे टू डे लाइफ में से, वेयर वी एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ इनर्शिया। अ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स एंड पर्सन सिटिंग इन इट फॉल्स फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, एक बस में अगर आप बैठे हो, अगर सपोज करो बस इज मूविंग और अचानक से बस में ब्रेक लगती है, आपकी बॉडी बस के साथ आगे की तरफ मोशन में है, बस ने अचानक ब्रेक लगाई तो बस तो रुक जाएगी, आपका बॉडी जो बस के कांटेक्ट में, मान लो आप खड़े हो बस में, तो आपके फीट जो बस के कांटेक्ट में है वो रुकेंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ योर बॉडी, आपका जो अपर टोर्सो है वो मोशन में रहेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया, एंड यू विल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कभी भी चलती हुई बस से हमें एडवाइस किया जाता है जंप नहीं करना चाहिए, नीचे नहीं उतरना चाहिए, राइट? व्हाई? सी, इफ यू सडनली जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस और अ ट्रेन, आपकी पूरी बॉडी अभी भी बस की डायरेक्शन में ही मोशन में होगी। सपोज ये बस है, ठीक है, एंड बस आगे की तरफ जा रही है, जब आप जंप करते हो आपके फीट ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएंगे, ग्राउंड तो रेस्ट पे, तो योर फीट विल कम टू रेस्ट, बट योर अपर टोर्सो इज स्टिल इन मोशन विद द बस। तो क्योंकि आपका अपर टोर्सो अभी भी मोशन में होता है, तो आपकी बॉडी आगे की तरफ गिरेगी, यू विल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सॉल्यूशन है इसका कि अगर आप क्या करो, जंप करते ही तुरंत मत रुको, जंप करके आपको थोड़ा बस की या ट्रेन की डायरेक्शन में रन करना है, देन ग्रेजुअली यू कम टू रेस्ट, ठीक है। तो आपके बॉडी को टाइम मिलेगा चेंज करने को, ये जो इनर्शिया है, मोशन जो है, उसको रोकने का टाइम मिलेगा, एंड देन यू विल कम टू रेस्ट। यही काम एथलीट करते हैं व्हाइल रनिंग, ठीक है। व्हेन एथलीट्स आर रनिंग फास्ट, तो वो जहां पे उनका जो स्टॉपिंग लाइन है, ऐसा तो नहीं है कि वहां पे आके अचानक से बस रुक जाएंगे। अगर एथलीट खुद को सडनली स्टॉपिंग लाइन पे रोकेगा तो क्या होगा, इट विल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि उसका पूरा बॉडी बिकॉज ऑफ इनर्शिया अभी भी मोशन में है, तो फीट को अगर वहीं पे रोक देगा तो ही विल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो एथलीट जनरली अपने जो रेस खत्म होने के बाद भी कुछ डिस्टेंस आगे मूव करता है। अच्छा, this is another example, look, athlete runs a certain distance before taking a long jump। इसका कारण,
लॉन्ग जंप में भी एथलीट पहले जंप करने से पहले वो थोड़ा डिस्टेंस रन करेगा एंड देन ही विल टेक अ जंप। इसका रीजन ये होता है कि वो अपनी बॉडी को मोशन में लाना चाहता है। सो व्हेन ही जंप्स, बिकॉज ऑफ इनर्शिया उसकी बॉडी मोशन में रहेगी एंड ही विल हैव अ लॉन्गर जंप। ठीक है, सो ये सब एग्जांपल्स है इनर्शिया ऑफ मोशन के। नाउ द लास्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता है, इट रेजिस्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने इसको कहां एक्सपीरियंस किया होगा? से आप किसी व्हीकल में बैठे हो, बस या कार में, अचानक से बस में एक टर्न लिया तो आपकी बॉडी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा टिल्ट होती है, यू एक्सपीरियंस अ फोर्स, राइट? तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स हमें लगता है, व्हाई? हमारी बॉडी सीधी लाइन में जाने की कोशिश करती है, व्हीकल जब सडनली टर्न लेता है तो इनर्शिया की वजह से हमारा बॉडी का डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन ही रहता है, सीधा रहता है, एंड दैट्स व्हाई वी टिल्ट इन अ साइड वे। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आपने ये भी किया होगा कि आपने एक पत्थर को रोप से बांध के इस तरह से सर्कुलर मोशन में रोटेट किया होगा। नाउ इफ यू रिलीज दिस सडनली, या डोरी अचानक से टूट जाती है, तो स्टोन की डायरेक्शन क्या होगी? एक्चुअली स्टोन विल मूव इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन ओनली, वो रोटेट नहीं करेगा। सो दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देन यू कैन सी दैट कि नाइफ को जब हम शार्पन करते हैं, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा शायद, मेटल का जो नाइफ होता है पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर उसको उसके सरफेस के ऊपर मूव करवाया जाता है और ग्राइंड करवाया जाता है, उसके सरफेस के ऊपर प्रेस करते हैं। अब जब स्टोन होता है वो कंटिन्यूअस मूव करता होता है, उसके ऊपर जब नाइफ के मेटल के पार्ट को प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हो कुछ स्पार्क बाहर की तरफ निकलते हैं। ये स्पार्क्स की डायरेक्शन कौन सी होती है? दैट इज ऑलवेज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, एंड दैट अगेन इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, कि जो स्टोन है उसके साथ जब नाइफ यहाँ पे रब होती है तो जो भी पार्टिकल्स निकलते हैं, जो स्पार्क निकलते हैं, वो सीधे ही जाएंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, अगेन लेट अस सी द लास्ट वन, व्हीकल्स व्हेन मूव्स। ये सेम इसी के जैसा है कि जब व्हीकल मूव करते हैं तो व्हील में जो भी मड होता है, ठीक है, वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही आगे मूव करता है। व्हेन द व्हील मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जो भी मड होता है, ठीक है, व्हील में जो स्टिक हो गया था वो भी टेंजेंशियली बाहर की तरफ जाता है। इवन आपने देखा वो व्हीकल के ऊपर, हर व्हील के ऊपर मड गार्ड लगे होते हैं। ये मड गार्ड्स एक्चुअली आपके क्लोथ को प्रोटेक्ट करते हैं, वरना क्या होता है कि व्हील में मान लो कहीं से यहाँ से कोई मड ऐसे स्प्रेड होता है या इस तरह कोई रिमूव होता है तो आपके कपड़ों पे लग सकता है। सो मड गार्ड्स प्रोटेक्ट्स अस। तो यहाँ पे भी ये भी एक एग्जांपल हुआ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, कई बार इस लॉ का यूज आप लोग नेचर में भी देखते हो, जैसे कि एक हेयर जब रन करता है, ठीक है, एक रैबिट सपोज से, तो वो डॉग या ऐसा कोई एनिमल है, वाइल्ड एनिमल, अगर उसके पीछे पड़ा हो तो जब ये रैबिट रन करेगा तो हमेशा ना वो जिगजैग पाथ में रन करेगा। हेयर की साइज छोटी है, उसका मास छोटा है, तो वो अपना डायरेक्शन इजिली चेंज कर सकता है। याद करो मैंने बताया था इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, जितना मास होगा ज्यादा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। तो हेयर का इनर्शिया कम है, वो जल्दी से डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन पीछे कोई वाइल्ड एनिमल दूसरा है जैसे लायन या ऐसा कोई, तो वो इतना जल्दी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ मास। सो दैट हेल्प्स द स्मॉलर एनिमल्स टू सेव इट्स लाइफ। तो ये सब एग्जांपल्स है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। एनीवे स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। ठीक है, आज के टॉपिक में ये आज के लेक्चर में यही सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। एक बार इन पॉइंट्स को रेफर कर लेना, रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट पीरियड में हम न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टिल देन हैव ए नाइस डे, गुड बाय ऑल ऑफ यू।